अगले एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आप चलिए शुरू करते हैं। इसे कब्जा है क्या? प्रिंसिपल ने अवाक होकर मुंह खोला। उसके चेहरे पर अविश्वास और सदमा एक साथ झलक रहा था। तुमने अभी क्या कहा? यह ठीक से मल त्याग नहीं कर पा रहा। प्रिंसिपल और भी ज्यादा हैरान दिखे। अगर ऐसा मुमकिन था तो कैसे हो सकता है ये? वह यह बात इस जवान औरत से कह देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने छोटे बच्चों को स्कूल बैग्स के साथ खेलते और दौड़ते देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। नेहा ने पेड़ के तने को धीरे से सहलाया। उसे वह आदमी जरा भी पसंद नहीं था। उसे पहले भी ऐसे ही तानों और प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा था। मल त्याग बहुत जरूरी होता है। यह एक बिल्कुल प्राकृतिक और नियमित प्रक्रिया है, आप तो जानते ही होंगे। प्रिंसिपल ने खांसते हुए गुस्सा जाहिर किया, लेकिन फिर मुंह छुपाकर मुस्कुराया। जैसा सोचा था, ये लड़की पागल और बेवकूफ है। कुछ पेड़ों को ठीक करने में हजारों डॉलर खर्च होते हैं। वह उन्हें काट देना ज्यादा बेहतर समझते थे। इसलिए उन्होंने शहर के बड़े हॉस्पिटल की जगह इस छोटी सी और सस्ती डॉक्टर को बुलाया था। उनकी योजना थी कि इलाज के बाद पेड़ को फिर से नुकसान पहुंचाकर इस डॉक्टर पर आरोप मढ़ दिया जाए। कम से कम पैसे तो वापस मिल जाएंगे। ये पेड़ हमारे स्कूल का मुख्य पेड़ है। ये हरियाली का प्रतीक है। क्या आप इसे ठीक कर सकेंगी? प्रिंसिपल ने बनावटी गंभीरता से पूछा। उनका प्लान आसान था। इल्जाम लगाओ, पैसे वापस लो और पेड़ को वैसे भी काट डालो। बिल्कुल, नेहा ने ईमानदारी से जवाब दिया। इलाज मुश्किल नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पेड़ खाने के बाद मल त्याग नहीं कर पाया और उसे कब्ज हो गई। इसकी जड़ें भी ठीक से नहीं फैल पाईं। नेहा ने स्कूल का मैदान देखा और भौहें सिकोड़ लीं। अगर पेड़ सही से मल त्याग न करें तो वे ऊपर से सूखने लगते हैं। यहां ज्यादातर पेड़ों में यही स्थिति दिख रही है। तो इलाज कैसे होगा? प्रिंसिपल ने अनिच्छा से पूछा। वह नेहा को सिर से पैर तक देखने लगे। फटे पुराने कपड़े, नाखूनों में मिट्टी और खाद की तीखी गंध। उसे यह औरत गंदी और बेस्वाद लगी, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक ने उन्हें कुछ असहज किया। प्रिंसिपल, हाँ, वह हड़बड़ाए। यहां की सारी मिट्टी को मसाटो मिट्टी से बदलना पड़ेगा। सारी? हाँ, यही इसका कारण है। पेड़ मल त्याग नहीं कर पा रहे क्योंकि मिट्टी खराब है। वैसे, उसने संदेह से प्रिंसिपल को घूरा। क्या आपने यहां कुछ दबा रखा है? क्या मतलब? सुना है स्कूल की हाल ही में मरम्मत हुई थी। टाइल्स? प्रिंसिपल के कंधे झटके से हिले। बचा हुआ सीमेंट? सीमेंट के प्लास्टिक बैग भी हो सकते हैं, या फिर सब कुछ एक साथ। प्रिंसिपल ने माथे से पसीना पोंछा और उसकी नजर से बचने की कोशिश की। उसे कैसे पता चला? उसने कचरे को ठिकाने लगाने के बजाय जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन यह गंदी सी दिखने वाली डॉक्टर सब जानती थी। जब ये चीजें पानी से मिलती हैं तो चट्टान जैसी सख्त हो जाती है। यह मिट्टी को दूषित करती है और पेड़ों की जड़ें सड़ जाती हैं। हम जमीन खोदेंगे तो सब सामने आ जाएगा। मैं आज ही आपको अनुमान पत्र भेज दूंगी। नेहा ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए गले में बंधा फूलों वाला रूमाल पसीने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। बेशक मुझे यह शहर निगम को रिपोर्ट करना होगा। प्रिंसिपल बदहवासी में उसके पास आए। डॉक्टर, जरा मेरी बात तो सुनिए। पैसे बचाकर बहुत खुश थे ना आप? वह तिरस्कार से बोली। अब जुर्माने के साथ 3 गुना कीमत चुकाइए। जैसे मैंने कहा, पेड़ के लिए भी मल त्याग उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए। नेहा ने संतुष्टि से मुड़कर चलना शुरू किया। उसे पता था कि उसका इकलौता स्टाफ उसे इस मौके से हटने के लिए डांटेगा, लेकिन हॉस्पिटल की तरक्की भी जरूरी थी। मैं एक डॉक्टर हूं जो पेड़ों से प्यार करती है, उसने कहा। मैं पेड़ों को बचाने में माहिर हूं और हानिकारक चीजों को उखाड़ फेंकने में भी, खासकर आप जैसे लोगों को। उसने मन ही मन सोचा, कृपया हमारे स्प्रूस ट्री हॉस्पिटल में फिर आइए। उसने मजबूरी में एक मीठी मुस्कान दी। दिल्ली में एक छोटा सा ट्री हॉस्पिटल चलाती है। बूढ़ा आदमी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। नेहा का काम ही ऐसा था। उसे सीढ़ी, चाकू, आरी, कैंची जैसे औजार उठाने होते थे और पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। इसलिए लोग उसे किसी जंगली जानवर जैसा देखते थे। बहुत से ग्राहक केवल इसलिए महिला डॉक्टर को बुलाते थे क्योंकि वे कम फीस लेती थीं।
नहीं तो व्यवसाय ही बंद हो जाता। नेहा अब 30 की उम्र पार कर चुकी थी और इन सब बातों की आदती हो चुकी थी। वह अपने स्कूटर पर बैठकर समुद्र के किनारे बनी सड़क पर चल रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने ईयरफोन लगाकर कॉल उठाया। हेलो, हे डायरेक्टर, दूसरी ओर से आवाज आई। अगर 5 मिनट में नहीं आई तो मैं दूसरी मंजिल का दरवाजा खोल दूंगा। एंड ऑफ एपिसोड 1। स्कूटर जो सीधा जा रहा था एक तरफ झुक गया। नेहा ने जल्दी से स्कूटर को सीधा किया और हड़बड़ाते हुए बोली, मैनेजर रुकिए, मैंने साफ सुना, वहां से आवाज आई। आपको भ्रम हुआ होगा, वो कमरा खाली है, वहां से आवाज कैसे आ सकती है? देखो, मुझे यकीन है मैंने कुछ सुना। नेहा ने मन शांत रखा लेकिन स्कूटर की गति बढ़ा दी। वायदों का साफ और शांत नजारा धुंध में बदल गया। माफ कीजिए, मैंने ताला खोलने वाले को बुला लिया है। नहीं, वह चिल्लाई। अंततः उसका शांत रवैया टूट गया। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया कोई ठोस कारण सोचने के लिए ताकि मैनेजर को रोक सके, लेकिन उससे पहले ही मैनेजर बोल पड़ी। झूठ बोलना बंद करो, मैनेजर ने कहा। तुम हर बार यही कहती हो कि वहां पानी की नसें उग रही हैं, इसलिए दरवाजा बंद है। और मिर्ची सोयाबीन सुखाने वाली बात भी अब पुरानी हो गई है। वो, क्या तुम कोई सीरियल किलर हो? क्यों नहीं चाहती कि मैं उस कमरे का दरवाजा खोलूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने वहां मर्दों का कोई हरम बना रखा है। नेहा का मुंह हैरानी से खुल गया। रिया चूजा, जो इस साल 60 साल की हुई थीं, एक वृक्ष विशेषज्ञ थीं जो नेहा की पेड़ उपचार में मदद करती थीं। वह अस्पताल के प्रबंधन में भी सहायता करती थीं। स्प्रूस ट्री हॉस्पिटल की मालिक नेहा थी, जो अब 32 साल की हो चुकी थी। वह अकेली थी, इसलिए हरम वाली बात बिल्कुल बेमानी थी। मैनेजर रिया हमेशा वह दूसरा मंजिल वाला कमरा खोलना चाहती थीं जब भी नेहा वांगजीन छोड़ती थी, और आज उन्हें वह मौका मिल गया था। यह स्वाभाविक था कि रिया जिज्ञासु और नाराज हों क्योंकि उनसे कुछ छुपाया जा रहा था, लेकिन नेहा के मन में यही विचार आया, मैं तुम्हें ऊपर का कमरा दिखा ही नहीं सकती। पिछले 2 सालों से वह कमरा रहस्य से भरा हुआ था। वहां एक अजीब पौधा छुपाया गया था जिसे किसी भी हालत में औरों को नहीं पता चलना चाहिए। स्प्रूस ट्री हॉस्पिटल लकड़ी की पट्टी पर सुंदर अक्षरों में खुदा हुआ था, जो जैसे तैसे लटक रहा था और नेहा की भागती हुई एंट्री से थोड़ा और झुक गया था। यह पुराना सा मकान आइवरी रंग से पुता हुआ था, जबकि दूसरा मंजिल शहरी ग्रे रंग में रंगा था, जो निचली मंजिल से मेल नहीं खाता था। नेहा पहले मंजिल को पार कर गई, जिसे वह ऑफिस और घर दोनों के रूप में इस्तेमाल करती थी। वह सीढ़ियां चढ़ती हुई चिल्लाई, मैनेजर! कमबख्त! रिया ने गुस्से में कहा। ताला खोलने वाला आदमी वहां था, ताला तोड़ने ही वाला था। नेहा हांफती हुई वहां पहुंच गई। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था, नेहा ने हांफते हुए कहा। वहां एक और मालिक है, मैं भी अंदर नहीं जाती, इसलिए कमरा खाली रखा है। यह आधा सच था, आधा झूठ। सच में? तो फिर तुमने वहां मिर्ची और सोयाबीन कैसे सुखाए? रिया ने बाहें मोड़ते हुए पूछा। मुझे बस उस कमरे की हवा सूंघने दो एक बार। वहां हवा बासी हो सकती है, वेंटिलेशन नहीं हुआ है। नेहा ने उसे मनाने की कोशिश की। सच में? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? अगर तुमने वहां सोना हीरे भी छुपाए हों तो भी मैं चोरी नहीं करूंगी। अगर तुम मेरे हीरे भी चुरा लो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, नेहा ने सोचा। उसने रिया की ओर संकोच भरी मुस्कान फेंकी और नीचे की ओर इशारा किया। जिज्ञासा ने ही बिल्ली को मारा था मैनेजर। तुम झूठ बोलती हो, अपने क्लाइंट से ऐसे क्यों नहीं बात करती? पर सच में? रिया को शुरू में लगा था कि नेहा एक आसान और सीधी सादी डॉक्टर है, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि नेहा के मर्द क्लाइंट्स, खासकर वे जो सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स या कृषि क्षेत्र से होते, काफी हावी होने वाले होते थे, और शायद इसीलिए वह ज्यादा भरोसा नहीं करती थी। डायरेक्टर, जब तक सच सामने नहीं आएगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, रिया ने सख्ती से कहा और नीचे उतर गई। नेहा जमीन पर बैठ गई। ये दूसरी मंजिल बर्बादी है, उसने आंखें मूंद लीं। बिस्तर के चारों ओर मशीनें लगी थीं। मशीनों की बीप बीप की आवाजें उस कमरे की एकमात्र ध्वनि थीं। एक आदमी उस बिस्तर पर पड़ा था, मशीनों से जुड़ा हुआ।
उस आदमी की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका सिर हल्का सा बाईं ओर झुका था। वह कोई सोया हुआ आम आदमी लगता था। उसका शरीर पिछले 2 वर्षों में धीरे धीरे सिमट गया था। उसकी त्वचा पतली हो गई थी, लेकिन उसके चौड़े कंधे अब भी वैसे ही थे जैसे उस रात थे जब नेहा ने उसे पहाड़ों में देखा था। नेहा मरीज के पास बैठ गई और एक लंबी सांस छोड़ी। उस घटना को 2 साल बीत चुके थे, पर कोई सुधार नहीं हुआ था। उसने थकावट मिटाने के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वह एक डॉक्टर थी, लेकिन पेड़ों की डॉक्टर। यह आदमी चाहे अचेत अवस्था में हो, इंसान था, पेड़ नहीं। वो रात आज भी नेहा की आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमती थी। क्या तुम्हें भागना नहीं चाहिए? जब उसने खुद को बचाने के लिए अपनी आरी घुमाई तो वह आदमी हिला तक नहीं। आरी पर खून के निशान थे, लेकिन वह नहीं हिला। नेहा को लगा था कि आज उसकी आखिरी सांस होगी। उसने आखिरी बार मुड़कर अपने कातिल को देखा था और उसी पल उस आदमी ने हरकत बंद कर दी। वह अपने जबड़े को कसकर भींच रहा था जैसे दर्द में हो, और फिर धीरे धीरे वह भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा, धम से। यह साफ था कि किसी ने उसके पीछे से पत्थर मारा था, वही पत्थर जो अब खून से सना हुआ पास पड़ा था। हमला करने वाला वही आदमी था जिसे नेहा ने देखा था, जिसे जिंदा दफनाया जा रहा था अगर वह वहां न पहुंची होती। वह आदमी मिट्टी और खून से सना हुआ खड़ा था। जैसे ही उसने शरीर की ओर देखा, वह लड़खड़ाया और फिर होश खोकर नीचे लुढ़क गया। अब उस कमरे में जहां सन्नाटा और मशीनें थीं, नेहा के रोंगटे खड़े हो गए उस रात को याद करके। कितनी आसानी से वह मारी जा सकती थी। उसने बिस्तर पर पड़े शरीर को देखा। आदित्य, उसने धीरे से कहा। यह नाम अब भी उसकी जुबान पर अजनबी सा लगता था। कृपया जागना मत। उसने अपनी कनपटी दबाई और गहरी सांस ली। जब से वह अपने घर से भागी थी, वह सिर्फ एक शांत जिंदगी चाहती थी। उसके लिए एक साधारण और नीरस जीवन किसी विलासिता से कम नहीं था। कृपया जागना मत, उसने फिर फुसफुसाया। नेहा ने थक कर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसी पल उस आदमी की उंगली हल्की सी हिली। एंड ऑफ एपिसोड 2। नेहा, अब कुछ बदलाव करने का वक्त आ गया है, गाय रिया ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा और अपना फोन स्क्रीन नेहा को दिखाया। ये क्या है? नेहा ने जिज्ञासु होकर पूछा, अपनी ट्रीटमेंट डायरी में लिखना रोकते हुए। क्या तुम डेली लैंडस्केपिंग कंपनी को जानती हो? नेहा ने सिर हिलाया। उस क्षेत्र में हर कोई उस लैंडस्केपिंग कंपनी को जानता था। वे अपने विशाल प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर थे। ये उसी कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, रिया ने अपनी भौहें उठाकर शरारती अंदाज में कहा। नेहा ने उसकी उत्सुकता पर आंखें घुमाईं और फोन में तस्वीर देखी। ओह, उसने कहा और तुरंत दोबारा अपनी डायरी में लिखने लगी। रिया ने नेहा की इस बेरुखी पर भौहें सिकोड़ लीं। बस इतना ही? एक सीधा सा ओ? रिया ने हैरानी से पूछा। मैनेजर, क्या आपको नहीं लगता कि वो लड़का आपसे काफी छोटा है? कोई उसे आपके नाती जैसा समझ लेगा, नेहा ने कहा, अभी भी अपनी डायरी में उलझी हुई। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, रिया ने जवाब दिया। क्या? नेहा चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि बात कहां जा रही थी। हम अब अपने काम जारी नहीं रख सकते। हमने अपनी सीमा पार कर ली है। हमारे सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए हैं और डी हॉस्पिटल बाकी सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले रहा है, रिया ने धीमे स्वर में कहा। नेहा उसकी आंखों में उदासी देख सकती थी और वह उस भावना को महसूस कर पाई। गुस्सा और निराशा को छुपाने के लिए उसने अपने जबड़े भींच लिए। डी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल बायोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल, एक विशाल ट्री हॉस्पिटल जिसने 5 मंजिला इमारत बनाई और अपनी खुद की रिसर्च लैब खोली। डी हॉस्पिटल ने जब ह्वाइडो में कदम रखा तो उन्होंने आक्रामक रूप से लैंडस्केपिंग कंपनियों, नर्सरीज, सिविल वर्क्स और कृषि कंपनियों को टारगेट किया। उन्होंने पूरे ह्वाइडो में अपना दबदबा बना लिया और सब चाहते थे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डी हॉस्पिटल को मिलें। इससे उन्हें अपनी 5 मंजिला इमारत बनाने और रिसर्च लैब शुरू करने का भरपूर संसाधन मिला। इन बदलावों के बीच नेहा का अस्पताल मुश्किल से चल पा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट्स रातों रात खत्म हो गए थे और अब उनका अस्पताल सिर्फ नगर पालिका में की जाने वाली स्वास्थ्य जांच और कुछ गिने चुने कस्टमर से होने वाली आमदनी पर निर्भर था। हमें कुछ करना होगा,
हम यूं ही हार नहीं मान सकते, रिया ने बेचैनी से कहा, कमरे में इधर उधर टहलते हुए। तो हम क्या करें? नेहा चिल्लाई। अपना अस्पताल बंद कर दें और डी हॉस्पिटल में काम करें। यही तो वाइडो के ज्यादातर उद्यमी कर रहे थे। सॉरी मैनेजर, मुझे आप पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। नेहा ने माफी मांगी, अपने गुस्से और हताशा को उस पर निकालने के लिए शर्मिंदा होकर। मुझे कोई परेशानी नहीं। क्या तुम चाहती हो डी हॉस्पिटल में काम करने जाओ और बाथरूम की दीवारों पर गालियां लिखो? रिया ने मजाक में कहा। उसे वह दिन याद आ गया जब नेहा ने पर्यावरण प्रदर्शन के दौरान गोल्फ कोर्स की परमिशन के खिलाफ एक कंस्ट्रक्शन क्रेन पर खाद फेंकी थी और भाग गई थी। मैं जानती हूं तुम बहुत होशियार हो, पर तुम चाहो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वापस जीत सकती हो, रिया ने शरारती अंदाज में फोन फिर से नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों की चमक देखकर नेहा का चेहरा सख्त हो गया। वह समझ गई कि अगली बात क्या आने वाली थी। तुम्हें बस उसके साथ चाय पीनी है। क्या? पागल मत बनो, नेहा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, समझने की कोशिश करते हुए कि रिया क्या सोच रही है। दिल्ली में ब्लाइंड डेट के लिए आया है, तो बस जाओ और उससे मिलो। मेरे पास उन लड़कियों की लिस्ट भी है जिनसे वो मिलने वाला है। रिया ने फिर से अपनी भौहें नचाईं। मैं नहीं जा रही, तुम मुझे कोई लालची लड़की बना रही हो, नेहा ने गुस्से से कहा और कुर्सी पर बैठ गई। तुम क्या कह रही हो? रिया की आवाज ऊंची हो गई। नेहा ने कभी रिया को इस तरह ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना था। वह एक खूबसूरत 60 साल की महिला थी जो अपनी उम्र से कहीं कम लगती थी। हमेशा अच्छे कपड़े पहनती और हील्स में बेहद शालीन लगती थी। नेहा को उसके पास खड़े होकर हमेशा असहजता महसूस होती थी, क्योंकि वह खुद ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती थी। अच्छी तरह सोचो, प्यार और रोमांस का आज के जमाने में कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें अभी उसी लड़के से शादी थोड़ी करनी है। तुम बस चाय पीने जा रही हो और खुद को उससे मिलवा रही हो। तुम ये अपने अस्पताल के लिए कर रही हो, अपने करियर के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, रिया ने समझाने की कोशिश की। उसने आखिर में नेहा के सामने खड़े होकर उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। मैं सच में अपने अस्पताल को बचाना चाहती हूं, लेकिन नेहा बुदबुदाई। शानदार, रिया ने ताली बजाते हुए कहा, एक बार फिर उत्साहित। क्या मैंने तुम्हें होटल की चाबी दी थी? रिया अब मीटिंग की प्लानिंग में लग गई थी। नेहा अब भी सोच रही थी कि यह बातचीत कितनी जल्दी एक अजीब मोड़ पर पहुंच गई थी। मैं ये सिर्फ अपने अस्पताल के लिए कर रही हूं, अपने करियर के लिए। उसने गहरी सांस ली। लेकिन रुको, तुम्हें किससे पता चला? नेहा ने पूछा, रिया की प्लानिंग को बीच में रोकते हुए। क्या सुना? रिया ने उलझकर पूछा। कि दिल्ली आ गया है, और तुमने जो लिस्ट की बात की। रिया ने अपनी खूबसूरत तराशी हुई भौहें ऊपर उठाई और मुस्कुराई। मुझे और किससे पता चलेगा, सिवाय खुद प्रेसिडेंट के। क्या प्रेसिडेंट? उन्होंने तुम्हें क्यों बताया? क्यों नहीं बताते? मैं कभी उनकी गर्लफ्रेंड जो थी, रिया ने गर्व से कहा। रिया! नेहा अपनी सीट से उछलकर चिल्लाई। रिया की रंगीन प्रेम कथा नेहा को एक काली परी कथा जैसी लगती थी, क्योंकि खुद उसकी जिंदगी में कभी कोई अनुभव नहीं था। नेहा की मुलाकात रिया से तब हुई थी जब वह सिर्फ 17 साल की थी। तब वह अपने घर से भागी हुई थी और उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं था। रिया ने उसे अपने संरक्षण में लिया। उसने कोशिश की कि नेहा को समझा सके कि जिंदगी मेहनत करने से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन नेहा ने हमेशा प्यार की धारणा को नकारा। जबकि नेहा अतीत में खोई हुई थी, रिया फिर से अपने लंबे भाषण में लग गई। डेस्टिनी का पार्टनर ढूंढने से कोई लेना देना नहीं है, तुम खुद अपना पार्टनर चुनती हो, इसलिए हार मत मानो। जिंदगी इतनी छोटी है कि बेस्वाद खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर तुम वक्त के साथ नहीं चली तो सिर्फ सड़ी हुई ब्रेड के टुकड़े ही हाथ आएंगे। जब रिया अपने भाषण में खोई हुई थी, नेहा चुपके से वहां से भाग निकली। वह रूढ़िवादी लड़की उस आजादा ख्याल बूढ़ी औरत से बहुत अलग थी। नेहा मुश्किल से बाहर पहुंची ही थी कि उसने पीछे से रिया की आवाज सुनी, क्या तुम पूरी जिंदगी अकेली रहोगी? एंड ऑफ एपिसोड 3 चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे दूसरी मंजिल की सीढ़ियां रोशन हो रही थीं।
सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते एक काले साए के कदमों की धीमी चरमराहट सुनाई दी। अस्पताल में उसके उद्घाटन से ही मौजूद दीवार घड़ी ने 12 बजाए और जोर से घंटी बजाई। हर रात दूसरी मंजिल पर जाना अब नेहा की आदत बन चुकी थी। शुरू में नेहा का इरादा बस एक बार जाने का था, लेकिन अब ये आदत बन गई थी। एक ऐसा एहसास जो याद दिलाता था कि जब तक हत्यारा वहां है वह सुरक्षित है। हर रोज की तरह नेहा ने पासवर्ड डाला और दरवाजा घुमाया। पौधों में भी आत्मा होती है, इसलिए लोग जितनी अच्छी बातें कहते हैं वे उतने ही अच्छे से बढ़ते हैं, और जितनी बुरी बातें कहते हैं वे उतनी ही जल्दी मर जाते हैं। ये जानते हुए नेहा प्रार्थना करती थी कि काश यह उसकी जिंदगी पर भी लागू हो। शब्दों में ताकत होती है, इसलिए वह मन ही मन जाप करती रही, कृपया जागो मत, तुम्हें नहीं जागना चाहिए। कृपया मुझे एक शांत, सुकून भरी जिंदगी जीने दो। नेहा ने दरवाजा खोला। उम्मीद थी कि रोज की तरह बिस्तर पर वही कमजोर शरीर दिखाई देगा, पर वह ठिठक गई। वो यहां नहीं है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक बार पलकें झपकाईं, फिर 2 बार और फिर एक बार और। वो इंसान हमेशा यहीं होता था। वो बस एक मानव का भूखा सा भूत रह गया था। बिस्तर, जहां अब तक सिर्फ उसका खोल पड़ा होता था, खाली था। नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि अब शायद वो सुरक्षित नहीं रही। वो घटना फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी, उस रात की जो अब उसका अंजाम बन सकती थी। फ्लैशबैक। जो आदमी पहाड़ी से गिरा था, शायद वो मर गया। नेहा ने जमीन पर फैले खून को देखते हुए सोचा, वो मर ही गया होगा। उसका सिर कई बार कुचला गया था, फिर वो नीचे लुढ़क गया। जब वो मुश्किल से खुद को संभाल पाई तो खुद को पहाड़ों में अकेला पाया। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद मुझे घर लौट जाना चाहिए। उसे यकीन था कि इस घटना के बाद उसे डरावने सपने आएंगे, लेकिन एक नई सुबह जरूर आएगी। उसे जिंदा रहना था। नेहा जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह गिर जाएगी, लेकिन उसने खुद को एक और कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। जब वो मन ही मन अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न मना रही थी, तभी कुछ भारी सा चीज उसके चेहरे पर डाल दी गई। उसे एक तीखी कड़वी सी गंध आई, जिससे उसका सिर चकराने लगा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन गंध ने उसकी चेतना को चुरा लिया और वह अंधेरे में डूब गई। नेहा को सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। सिर्फ एक आंख खोलना भी मुश्किल था। उसने कई बार सिर झटका ताकि दर्द से ध्यान हटा सके। मैं कहां हूं? उसने सबसे पहले जो देखा वह था अंधेरे में टिमटिमाता हुआ एक पुराना बल्ब। हर बार जब बल्ब झपकता, धुएं में डूबी हवा में एक आदमी की परछाई दिखती जो सिगार पी रहा था। तुम कौन हो? नेहा ने जितनी हिम्मत बची थी उससे पूछा। जब उसने उठने की कोशिश की तो पाया कि वह कुर्सी से बंधी हुई थी। जैसे जैसे वह अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, एक ठंडी धातु उसकी कलाई में चुभ रही थी। वह आदमी अब भी सिगार पी रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसकी ठंडक ने नेहा की सारी हिम्मत छीन ली। मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रहेगा। उसका सिर कई बार फूटा था। नेहा डर और उलझन में थी। उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी खामोशी। वो अधमरा आदमी मेरा भाई है। जैसे ही बल्ब की झपकना बंद हुआ, उसकी इंद्रियां अचानक तेज हो गईं। तभी नेहा को असलियत समझ में आई। उसकी आंखें अब अंधेरे में देखने लगी थीं। उसने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की ताकि समझ सके वो कहां है। छत से लटके हुक, जिन पर मरे हुए सुअरों की लाशें टंगी थीं, उनसे टपकता खून देखकर उसका पेट मिचलाने लगा। भारी रबर के जूते पहने हुए कुछ लोग आराम से अपने काम में लगे थे। किसी ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली। वे आंतें निकालते, मांस के टुकड़े करते और लंबे पाइप से खून धोते जा रहे थे। वह एक बूछड़खाने में जागी थी, एक ऐसे आदमी के सामने जो महंगे सूट में खड़ा था। उस आदमी ने सिगार का लंबा कश लिया और कहा, जब तुम सो रही थीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं या समंदर में फेंक दूं। उसे किसी ने बीच में टोका। कुछ चीज जोर से पीटी जा रही थी। नेहा ने देखा कि आवाज दूर कोने में रखे एक ड्रम से आ रही थी और तभी एक चीख पूरे बंद कमरे में गूंज उठी। मेरा भाई मर रहा है और किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। वो आवाज फिर गूंजी, इस बार कुछ ज्यादा सख्त और असहज सी।
अब नेहा बुरी तरह घबरा गई थी। उसे अपने सीने में दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। एंड ऑफ एपिसोड 4। मेरा मतलब है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैंने उसके सिर पर वार नहीं किया था, मैं तो बस। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, आपका भाई किसी को जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहा था जब? तो क्या हुआ अगर वो किसी को दफना रहा था? उस आदमी ने सिगार की राख एक तरफ फेंकते हुए कहा। और जब उसे रोका गया तो वो नाराज हो गया। ये तो साफ है। चमकते चांदी की किनारी वाले चश्मे पहने उस आदमी की उम्र लगभग 38 से 40 साल रही होगी। उसका चेहरा बिल्कुल चिकना था, बिना किसी झुर्रियों के। उसमें जरा सी भी गर्माहट नहीं थी। वो मैं नहीं थी सच में, वो कोई और था जिसे दफनाया जा रहा था। उसी ने अचानक पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। मैंने उसे नीचे नहीं गिराया, मेरी हरकत आत्मरक्षा में थी। लेकिन नेहा की आवाज में सच्चाई की गुहार थी। यही उसका एकमात्र सहारा था खुद को टूटने से बचाने के लिए। मेरे भाई की सुनने की शक्ति तेज है, उस आदमी ने अविश्वास से कहा। वो न तो मूर्ख है और न ही इतना अनजान कि पीछे से आने वाले किसी शख्स को पहचान न पाए। लेकिन नेहा अब पूरी तरह घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि अगर वह इस आदमी को मना नहीं पाई तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। न कोई गवाह था, न कोई सबूत कि वह बस गलत समय पर वहां मौजूद थी। वह जानना चाहती थी कि वह कहां है और सामने वाला आदमी कौन है। लेकिन इस समय उसका एक ही ख्याल था, मुझे किसी भी तरह यहां से जिंदा निकलना है। ड्रम से आ रही लगातार ठोक ठोक की आवाजों ने उसके डर को और बढ़ा दिया। तो फिर क्या तुम उसके साथी हो, उस आदमी के जो मेरे भाई पर हमला कर गया? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो उसे जानती तक नहीं, उसने घबरा कर कहा। लेकिन वह आदमी उसके संघर्ष से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही है और वह आदमी बस किसी डिनर बुकिंग जैसा आराम से बात कर रहा था। तो नेहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, उसने खुद को उसके स्तर तक झुकाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जिसने मेरे भाई को कोमा में जाते देखा, मैं बस चाहता हूं कि कोई इसकी कीमत चुकाए, बस इतना ही। कोमा? हत्यारा कोमा में है? तुमने उसे पत्थर से मारा या नहीं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर चलो एक सौदा करते हैं। अगर तुम समझदार हो तो जिंदा बच जाओगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सौदा? उसने सुना और खुद को आश्वस्त नहीं कर पाई कि उसने सही सुना। हां, सौदा। वह आदमी सिगार बुझाकर एक मीट के डब्बे में फेंकते हुए बोला, असली अपराधी को पकड़कर मेरे सामने लाओ, तब तक तुम मेरे भाई की देखभाल करोगी। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। जाते समय उसने कहा, उसे हवाईदों से बाहर मत जाने देना। और फिर सिर्फ ड्रम को घसीटे जाने की आवाज सुनाई दी। फ्लैशबैक समाप्त, वो गायब हो गया था। अंधेरे कमरे में जहां चांदनी से सिर्फ मेडिकल उपकरण रोशन थे, वहां अब कोई नहीं था। वो कहां गया? जिस डर को उसने उस रात के बाद कभी महसूस नहीं किया था जब उसका अपहरण हुआ था, वो फिर से लौट आया। उसे वही घबराहट, वही बदबू फिर से महसूस होने लगी। उस आदमी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। जब तुम सो रही थीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं या ड्रम में सीमेंट के साथ भरकर समंदर में फेंक दूं। मुझे उम्मीद है कि कोई तो इसकी सजा भुगतेगा। नेहा का शरीर कांपने लगा। अगर उस आदमी को पता चला कि उसका भाई गायब है, वो उसे मार डालेगा। मुझे उसे खोजना होगा, उसने खुद को संभालते हुए सोचा। जैसे ही उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, उसे पीछे एक साया दिखाई दिया। वह अचानक उभरा और तेजी से उस पर झपटा। नेहा को जोर से धक्का दिया गया और एक मेडिकल डिवाइस जोर की आवाज के साथ गिर पड़ा। पर जो व्यक्ति 2 साल से कोमा में था, उसके लिए सीधे चल पाना आसान नहीं था। घुटनों के बल लड़खड़ाते हुए वह नेहा के शरीर को पकड़कर उसे पलंग पर गिरा ले गया। नेहा का एक गाल गद्दे से बुरी तरह चिपका हुआ था। वह उसके शरीर के वजन से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी ताकत हैरान कर देने वाली थी। 2 साल कोमा में रहने के बाद भी वो इतना ताकतवर कैसे था? उसने नेहा की बाहें उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दी और अपने पैरों से उसे जकड़ लिया। उसके पतले कपड़ों के पार वह एक मजबूत शरीर महसूस कर सकती थी।
यहां पर यौन उत्पीड़न का संकेत है, इसलिए मैं स्पष्ट भाषा के बजाय भावनात्मक भय और तनाव को प्राथमिकता दे रहा हूं। खास तौर पर जिस तरह वह खुद को उसके खिलाफ दबा हुआ महसूस कर रही थी, उस एहसास ने उसे अंदर तक डरा दिया। एंड ऑफ एपिसोड 5। वह डर के मारे मर ही गई थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कभी भी उसकी छाती फट सकती थी। उस पल वह बस यही चाहती थी कि जमीन फट जाए और उसे निगल ले। फिर भी नेहा ने किसी तरह खुद को संभाला। आदित्य, आदित्य, आदित्य। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने घूंट भरा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाती हूं। जब नेहा और रिया काम पर होती या घर से बाहर जाती तो आदित्य के भाई द्वारा नियुक्त मेडिकल स्टाफ को हर समय तैयार रहना होता था। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जो मेडिकल स्टाफ आदित्य की देखभाल करता था, वह हमेशा स्टैंड बाय पर रहता था। वह पिछले दरवाजे से आता था, जिसे दूसरी मंजिल बनाते समय गुप्त रूप से तैयार किया गया था। वह अब तक अपनी जिम्मेदारियां मालिश करना, नहलाना, सुखाना और उपकरणों की जांच करना भली भांति निभा रहा था। बस एक ही काम था जो केवल नेहा की जिम्मेदारी था, उसकी देखभाल करना, जब तक असली अपराधी पकड़ा न जाए और उसे वायदों से बाहर नहीं जाने देना। वह उस घटना भरे दिन को याद करके जम सी गई। उसे बस एक ही जानकारी मिली थी उस आदमी के बारे में, उसका नाम आदित्य। इसके अलावा वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसका परिवार बेहद अमीर और ताकतवर है, जिस तरह से दूसरी मंजिल एक झटके में बनकर तैयार हो गई थी। तुम्हें कातिल बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वह कांप उठी जब ये शब्द उसके कानों में गूंजे। वह पहले कभी इतनी बेबस नहीं महसूस की थी। उस पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका था, क्योंकि जब पुलिस पहुंची तो पहाड़ पर कोई नहीं था। जिसने आदित्य को पत्थर से मारा था वह तो कब का भाग चुका था। उसे जल्दी ही पुलिस वालों की बात याद आई। या तो तुम पागल हो गई हो, या फिर आदित्य की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी है। एक बार उसने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक उसी समय उसे आदित्य के भाई का फोन आ गया। उसने कहा कि वह बस हालचाल पूछने के लिए फोन कर रहा है, लेकिन फोन कटते ही उसने पुलिस प्रमुख के साथ अपनी तस्वीर भेज दी। उसने उस दिन को कोसा जब उसकी किस्मत आदित्य से जुड़ी। अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसका दिमाग भी भागने का रास्ता सोचने की हालत में नहीं था, और सबसे बुरी बात, वह तो पहले ही हार मान चुकी थी। बिना कोशिश किए वह बस यही प्रार्थना करती थी कि वह आदमी जो वेजिटेटिव स्टेट में था कभी न जागे। पर अफसोस, वह उसके सामने खड़ा था। उसकी नजरें बिल्कुल भी सुकून देने वाली नहीं थीं। तभी उसे वह एक बात याद आई जो उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। कभी भी ऐसे दुश्मन से नहीं उलझना चाहिए जो चीजों को चुपचाप दबा सकता है। इसलिए झूठे आरोप में जेल न जाने के लिए, चाहे उसे कितनी भी नफरत हो, उसे सुनिश्चित करना था कि वह हत्यारा अच्छी देखभाल में रहे। काश वह देखभाल किसी और के हाथों होती, उसके नहीं। आदित्य, मुझे पता है कि तुम भ्रम में हो क्योंकि तुम अभी अभी जागे हो, लेकिन मैं धीरे धीरे सब समझा दूंगी। उसने गहरी सांस लेते हुए उसकी नजर का सामना किया। तो कृपया मुझे जाने दो और खुद उठो। लेकिन उस आदमी ने उल्टा ही किया, जैसे उसकी किस्मत। वह झुककर अपना चेहरा उसके करीब ले आया। उसका विशाल साया बिस्तर को ढक रहा था और एक अनजानी गर्माहट नेहा की पीठ पर महसूस हुई। इस दौरान उसकी नाक का सिरा नेहा की गर्दन को छू गया। क्या क्या? वह जोर से चीख पड़ी। वह टस से मस नहीं हुआ। वह किसी जंगली जानवर की तरह उसकी खुशबू सूंघ रहा था। उसकी गर्म सांस नेहा की त्वचा को गुदगुदा रही थी। शोर मत मचाओ और मेरे सवालों के जवाब दो। उसकी आवाज खुरदड़ी थी। नेहा ने गले में फंसी गांठ को निगलते हुए तेजी से सिर हिलाया। क्या तुमने मुझे कैद किया? क्या? वह चौंक गई। उसका लहजा ही उसे असमंजस में डाल गया। आदित्य, तुमने कैसी जिंदगी जी है? और ये क्या? वह इतनी विनम्रता से बात कर रहा था। या मैंने तुम्हें कैद किया? उसकी घबराहट इस अजीब सवाल से गायब हो गई। उसने चिढ़कर सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। तुम मुझे क्या समझते हो? सवाल मैं कर रहा हूं। उसने घूरा।
मैं यहां क्यों हूं? इस बार उसकी आवाज में अजीब सी मासूमियत थी। उसका यह विनम्र सवाल भी नेहा के लिए एक धमकी जैसा ही था, या शायद इसलिए कि मुझे उसकी असली फितरत का पता है। जब उसके स्वर में दबाव महसूस हुआ तो उसने जवाब दिया, तुम सिर्फ एक मरीज हो, तुम एक लंबी नींद से अभी अभी जागे हो। चुप्पी छा गई। अब उसे यह जिम्मेदारी लेनी ही थी कि उसे समझाए। कम से कम अपनी जान बचाने के लिए इतना तो करना ही था। ये बिल्कुल कोई खतरनाक स्थिति नहीं है, कृपया शांत हो जाओ। वह आदमी जो जोर से सांस ले रहा था अब सामान्य गति से सांस लेने लगा। शायद उसकी बातों ने असर किया। जिस दिन से वह यहां थी वह रोज दुआ करती थी कि वह आदमी कभी न जागे। अब वह जाग गया था तो सब कुछ उलझने वाला था। जब यह हत्यारा अपनी मर्जी से घूमने लगेगा तो नेहा कैसे निपटेगी उसकी क्रूर और स्वार्थी प्रकृति से? वह तैयार नहीं थी। लेकिन तुम कांप क्यों रही हो? उसकी खुरदरी आवाज ने उसे फिर से वर्तमान में ला दिया। क्या उसने उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान देखी? उसने आगे कहा, क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है? नहीं। उसकी आंखें उस आदमी की डिठाई पर हैरानी से फैल गईं। जो ताकत उसके शरीर को दबाए हुए थी वह एकदम से गायब हो गई। उसका शरीर तवे पर उलटे गए अंडे की तरह पलट गया जब उसने उसे झटके से पकड़ा। उसका दिल अब धीरे धीरे धड़कने लगा और उसके कान उसकी धड़कनों की कंपन सुन सकते थे। वह आदमी अपना चेहरा खतरनाक ढंग से उसके और करीब ले आया। एंड ऑफ एपिसोड 6। गले में जमी हुई गांठ के बावजूद उसकी आंखें उसके तीखे नाक और हल्की लकड़ी जैसे रंग की आंखों की झलकें पकड़ रही थीं। उसके बाल जो अब गर्दन तक आ गए थे बिखरे हुए और अस्त व्यस्त थे, और उसका ढीला ढाला अस्पताल का कपड़ा बेहद पुराना और फटा पुराना लग रहा था। उसका शरीर भले ही सिकुड़ गया हो लेकिन उसकी मोटी हड्डियां अब भी मजबूत थीं। पर सबसे ज्यादा खतरनाक थी उसकी नजर। उसकी हल्की रंगत वाली आंखें जैसे आग की लपटों की तरह कांप रही थीं, जिससे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसके चमकते साफ आंखों में देखना किसी खाली गड्ढे में झांकने जैसा था। वह खड़ा हुआ और सहज रूप से उसने उसे बांध दिया। नेहा घबरा गई और पसीना पसीना हो गई। ऐसा आदमी उस औरत को कभी नहीं भूलेगा जिसे वह मारने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बुरा, पहला चेहरा जो उसने पहाड़ी से गिरने से पहले देखा था वो उसका ही था। उसने मन ही मन दुआ की कि आदित्य उसे पहचान न पाए। नेहा जानती थी कि अगर वह अब भी भीतर ही भीतर गुस्सा पाले बैठा है तो वह सारा गुस्सा उसी पर निकाल सकता है। तुम जानी पहचानी लगती हो। उसका चेहरा एकदम खाली था, जैसे भीतर से सब कुछ निकाल दिया हो। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह हल्के से मुस्कुराया। आदित्य, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे नेहा के लहजे की नकल कर रहा हो। शायद यही मेरा नाम है। इस बार उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो? नेहा ने गहरी सांस ली। यह अजीब सी भावना थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह डर था या कोई और भावना जो उसका दिल इतनी तेजी से धड़का रही थी। क्या यह खुशी थी या तुम वह हो जिसे मैं बस मार दूं? नेहा की नजर उसके हर कदम पर थी। आदित्य ने वह सुई निकाली जिसे वह छुपा कर रखे हुए था और उसे बार बार बॉल पॉइंट पेन की तरह दबाने लगा। वह भागना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। उसने अपनी अंगुली में कई बार सुई चुभाई। गहरा लाल खून टपकने लगा। वह हाँफने लगी। उसकी नजरें वैसी थीं जैसे कसाई मांस को देखता है। डर के मारे उसने बिना सोचे समझे उसे चुभो दिया। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हूं, वह हाँफते हुए बोली। सच में? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं? उसके उलझन भरे चेहरे ने दिखा दिया कि वह कितना भ्रमित है। हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जितना तुम सोच सकते हो। उसके सिर में तनाव के कारण चक्कर आने लगे थे और हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। उसे वह कॉन्ट्रैक्ट याद आया जिस पर उसे जबरदस्ती साइन करना पड़ा था। काले सूट में वे लोग जो रात को उसे घसीटते हुए लाए थे अब भी उसकी यादों में डर पैदा करते थे। और हम इस रिश्ते को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते, उसने माथे की त्वचा रगड़ते हुए कहा। काश तभी वह उसे कोर्ट भेज देती। शायद वह इस भयानक अर्धविक्षिप्त आदमी से बच जाती। आह! वह डर के मारे कांप उठी
जब आदित्य ने अचानक उसका चेहरा पकड़ लिया। उसने उसके गाल इतनी जोर से दबा दिए कि चुभन होने लगी। वह अपनी ताकत बिल्कुल नहीं रोक रहा था और नेहा को लगा उसका जबड़ा कभी भी टूट सकता है। तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, फिर कांप क्यों रही हो? नहीं, मैं नहीं कांप रही। क्या तुम किसी कटी हुई अंगुलियों वाली लड़की की तरह यहां बिकी हो, किसी ऐसे आदमी का लिंग चूसने के लिए जो खुद चल या सोच भी नहीं सकता? उसके कड़े शब्द सुनकर नेहा का गाल झंझना गया। ऐसे घटिया शब्द ही क्यों याद आ रहे हैं? उसने माथा मलते हुए कहा। उसने और जोर से उसके चेहरे को दबाया। अब उसकी सारी एकाग्रता उसकी सांसों पर थी, जो अब रुकने को थीं। उसे उसकी हाथों की नसें साफ दिख रही थीं। कृपया चिल्लाओ मत, मेरे कान दुखते हैं। नेहा ने दांत भींच लिए। चेहरे की हड्डियों में चुभन फैल गई थी। उसके पास उसे रोकने की ताकत नहीं थी। वह अपनी किस्मत पर रोने लगी। उसे इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस उसका नाम उसने उसके भाई से सुना था। बाकी चाहे उम्र हो, नौकरी, शिक्षा, घर, परिवार या मेडिकल इतिहास, उसे कुछ नहीं पता था। वह लगातार यही सोचने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी बात उसे मना सकती है। पहाड़ पर उसका असली रूप देखने के बाद कोई उपाय नहीं सूझा, कोई भी नहीं। भले ही जमीन जीने लायक न हो, वहां के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। जैसे कि वो पौधे जिन्हें वह प्यार करती है, टेढ़े मेढ़े बढ़ते मेपल के पेड़ या जमीन पर लेटे हुए भी जीने वाला लोकस्ट पेड़। यह एक जंग थी। हां, अब उसे समझ आ गया था। दांत भींचते हुए नेहा ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। आदित्य, आदित्य। वह थोड़ा सा भौंचक्का हुआ और उसने हाथ नीचे कर लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने उसके गालों पर लाल निशान देखे। लेकिन हमारा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, गलत मत समझो। हम वह सही शब्द ढूंढने लगी। हम बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे, तुम बहुत अच्छे थे। वह झूठ बोली, यह सोचते हुए कि शायद इससे बात बन जाए। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन पर पड़े हार को छूने लगीं। तुमने ही तो मेरे गले में यह नेकलेस पहनाया था। वह सामान्य स्वर में बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वह आदमी बिना किसी भाव के उसे नीचे देख रहा था। तो क्या तुमने चूसा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जरूर तुम्हारे साथ कुत्ते जैसी हरकतें की होंगी। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया, क्योंकि तुम ऐसे बोल रही हो जैसे किसी। एंड ऑफ एपिसोड 7। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।